हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर बेटे 5.4 प्रश्नावली 5.4 का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। और इस इंट्रोडक्शन के अंदर जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो टॉपिक है कि चरघातांकी फलन और लघुगणक फलन। ठीक है ना। चरघातांकी फलन को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लोगरिथमिक फंक्शन। लघुगणक फलन को कहते हैं लोगरिथमिक फंक्शन। ठीक है ना। तो इन फलनों को पहले थोड़ा सा जानना है। ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा गहरे लेवल पे जाके नहीं जानना है आपको, मोटे तौर पे मैं समझा के चलूंगा क्योंकि आप लोगों को इन फलनों के बारे में नहीं पढ़ना है। आपको इन फलनों के अवकलज के बारे में पढ़ना है, इनके डिफ्रेंशिएशन के बारे में पढ़ना है। लेकिन कोई फलन अगर आपको पता नहीं होगा तो उसके डिफ्रेंशिएशन को लेकर के आप थोड़े कंफ्यूज रहेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा इन फलनों पर प्रकाश डालते हैं, क्योंकि बिल्कुल नए फलन हैं, ताजे फलन हैं। आज तक ऐसे फलन आपने देखने को नहीं मिले हैं। अब तक आपने फलन वाला पार्ट भी पढ़ के आ गए हैं, फलन वाला चैप्टर आपने नंबर 2 पढ़ लिया था, लेकिन वहां भी ये फलन नहीं मिला था। तो एक एक करके थोड़ा मोटे तौर पे मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा, उसके बाद बड़े इजीली इस 5.4 को आप आराम से कर लोगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत सरल, बशर्ते ये कि आपको 5.2 और 5.3 के सवाल समझ में आए हों। ठीक है ना। मतलब आपको 5.2 5.2 और 5.3 में जो अवकलन करने के तरीके हमने सीखे हैं वो आपको आते हैं। तो एक एक करके पकड़ते हैं। हमारे पास में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा चरघातांकी फलन की। ठीक है ना। तो चरघातांकी फलन क्या है, पहले इसकी थोड़ी सी ज्यादा गहरी जानकारी नहीं, और गहरी जानकारी के लिए मैं एक लेक्चर बनाऊंगा। वैसे मेरा मन है इसको बहुत अच्छे से ग्राफ व्राफ बना करके समझाने का, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको गहराई में लेके जाऊंगा तो आप अवकलन से हट जाएंगे और आपको चैप्टर थोड़ा भारी लगेगा। ठीक है तो इजी वो चीज़, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके कोर्स में ही रहूँ, आपके बोर्ड की परीक्षा पे ही केंद्रित रहूँ, तो ज़्यादा गहराई में ना जाऊँ। तो इतने के मोटे तौर पर हम इन फलनों को समझेंगे कि ये फलन होते क्या हैं, डोमेन रेंज समझेंगे, कुछ खास बातें देखेंगे, फिर उसके बाद उनका अवकलज करेंगे। ठीक है। तो चरघातांकी फलन यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, तो बहुत इजीली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे बहुत लेवल पे भी समझा सकता हूं, लेकिन इजीली मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि y इज इक्वल टू, सपोज कर लीजिए कोई फंक्शन है जैसे 10 टू द पावर x, 10 की घात x, या फिर y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है हमारे पास जैसे 2 की घात x। ठीक है। या फिर हमने जनरली कह दिया कि y इज इक्वल टू a की घात x, a कुछ भी हो सकता है। अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। इन फलनों में आप क्या देख रहे हैं, इन फलनों में आप देख रहे हैं कि किसी धनात्मक अचर की घात एक चर है। ठीक है ना। किसी पॉजिटिव नंबर की जो पावर है, जो घात है, जो इंडेक्स है, वो क्या है, एक चर है, एक वेरिएबल क्वांटिटी है। तो इस तरीके के फलन को अगर आपको देखने को मिलते हैं, ये भी और ये तो है ही है, a का मान 10 रखेंगे तो ये बन जाएगा, a का मान 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा। तो ये तो जनरल एक फलन हो गया। तो मतलब कहने की बात ये, इस तरीके के फलनों को हम लोग कहते हैं चरघातांकी फलन, जिसकी घात एक चर हो। नाम से ही पता चल रहा है आपको, चरघातांकी फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और बहुत मजे वाली चीज तो ये है कि अगर आप इसके ग्राफ व्राफ को थोड़ा समझोगे तो इसमें बहुत बातें आपको समझ में आएगी, लेकिन मैं अभी उन बातों पे नहीं जा रहा, सिर्फ इस बात को बता रहा हूं कि अगर कोई फंक्शन आपके पास में इस तरीके की फॉर्म में मिलता है तो उसको हम चरघातांकी फलन कहते हैं। इस बात को इतना समझना है आप लोगों को। ठीक है नहीं। तो जनरली हम कैसे लिख सकते हैं इस बात को, जनरली हम कैसे लिख सकते हैं बेटे, ठीक है ना। कैसे हम लोग याद रखें, कॉपी में कैसे दिमाग में अपने रखें, नोट्स में कैसे लिखें, चरघातांकी फलन क्या होते हैं, है ना। y इज इक्वल टू a की पावर x, जहां पर ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है कि जो a है ना वो पॉजिटिव होगा और एक से बड़ा होगा। पॉजिटिव तो होता है, एक से बड़ी चीज सारी पॉजिटिव होंगी। बस ये ध्यान रखना है कि a का मान जो हम a लेंगे वो हमेशा 1 से बड़ा लेना है। जैसे y इज इक्वल टू, मैं 2 की पावर x भी आ सकता है, y की घात में आपके पास में 2 पॉइंट समथिंग भी ले सकता हूँ, 3 की घात x ले सकता हूँ। y इज इक्वल टू मैं 1000 की घात 100 की घात भी x ले सकता हूँ। तो इस तरीके से बनने वाले जितने भी फलन हैं,
ठीक है ना, जितने भी ये हम आपके सामने लिख रहे हैं ये सारे चर घातांकी फलन हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो उसको अगर एक बात के रूप में लिखें, है ना, इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक धनात्मक, ठीक है ना, एक धनात्मक अचर की घात, अगर धनात्मक, एक धनात्मक अचर की घात, अचर मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट भाई आप देख रहे हो धनात्मक चर का मतलब क्या है, ए क्या है, एक धनात्मक राशि, हमने कहा ए 1 से बड़ी है, कि घात कहो या धनात्मक अचर की घात कह लो, की पावर कह लो, की घात एक चर हो, तो ऐसे फलनों को हम लोग कहते हैं घातांकीय फलन, हम लोग कहते हैं, ठीक है नहीं। आपके पास में धनात्मक अचर की घात एक चर हो तो जो फलन बनता है हमारे पास वो चर घातांकी फलन बनता है। तो यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू लिख लो, चाहे एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, जहां पर ए जो है वो ए 1 से बड़ा है, क्योंकि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं ना, तो आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एक फंक्शन है, ये एक फलन है जो चर घातांकी फलन कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। क्या ये बात आपको मैं समझाने में कामयाब रहा? अब इस फलन के संबंध में, इस फलन को जब हम पढ़ लेंगे, इसका फिर हम अवकलन पढ़ेंगे, अवकलज पढ़ेंगे, लेकिन अभी उसके इससे पहले एक दो बात और पढ़नी है। जब ये फलन है तो ध्यान रहे फलन के अंदर प्रांत भी होती है, प्रांत मतलब डोमेन भी होता है, ठीक है ना, क्या होता है, डोमेन भी होता है। तो डोमेन क्या रहेगा, और फिर आपके पास में एक परिसर होता है, परिसर मतलब रेंज भी होती है। तो रेंज क्या रहेगा, इस बारे में भी हमें चर्चा करनी चाहिए, ठीक है ना, इस बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। ध्यान रहे डोमेन वैसे होता क्या है, आप लोगों को मैंने जब पढ़ाया था, फलन पढ़ाया था कि डोमेन मीन्स क्या होता है, प्रांत क्या होता है। प्रांत होता है जहां से हम लोग, जहां से एक्स की वैल्यूज आती हैं, एक्स की वैल्यूज आती हैं, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि इस फंक्शन के अंदर जो मैंने आपके सामने फंक्शन लिखा है, ये जो फंक्शन लिखा है, इस फंक्शन में x जो हमारा चर है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बिल्कुल ठीक बात है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो डोमेन है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय इसका डोमेन बन जाएगा। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो है, समुच्चय यानी कि उसको हम लिखते किससे हैं, r से, ठीक है ना। तो इस फलन का जो डोमेन होगा वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r होगा, बिल्कुल ठीक बात है। अब ध्यान से देखें रेंज क्या होता है, रेंज हम पढ़ा चुके हैं। व्हाट इज रेंज के बारे में अगर आपको पता हो तो वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y का जो मान निकलता है, मतलब हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू ए की पावर x, जब हम x को कुछ वैल्यू देंगे तो y का भी एक मान निकलेगा। ऐसे x की वैल्यूज को हम बदलते रहेंगे तो y की वैल्यू भी अलग अलग आएंगी। तो जो सेट ऑफ वैल्यूज y के मानों का जो सेट होगा वो रेंज कहलाएगी। तो रेंज क्या आएगी, देखो रेंज हमेशा ही इसकी धनात्मक वास्तविक संख्या होंगी, कभी नेगेटिव नहीं होगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे नहीं होगा। धनात्मक, ठीक है ना, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो है इसका रेंज बनेगा, मतलब वैल्यू ऑफ y बनेगा। अब आप समझ रहे हो सर कैसे, थोड़ा सा क्लियर करो, तो उसको क्लियर करते हैं बेटा, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर करते हैं। 1 मिनट का समय दो जरा, कपड़ा मेरा थोड़ा डस्ट गीला है बहुत ज़्यादा, तो बोर्ड सूखने में टाइम लेगा, नहीं तो मैं खुद से सुखा लूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से रफ करता हूँ, ठीक है। थोड़ी बात करते हैं, बहुत अच्छे से बात करेंगे क्योंकि बहुत अच्छे से हमें अवकलन पढ़ना है ना, तो बहुत ही अच्छे से हमें बात करनी है, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर कैसे, अगर हम x की वैल्यू नेगेटिव भर देते हैं तो कैसे y की पॉजिटिव आएगी? बिल्कुल आएगी पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जैसे सपोज कर लो y इज इक्वल टू 2 की पावर, आपने x एक फंक्शन लिया, आपको पता है y इज इक्वल टू 2 की पावर x जो है वो एक घातांकीय फलन है, चर घातांकीय फलन है।
यहां पर मैं x की वैल्यू सपोज कर लो -2 लेता हूं, तो जैसे मैंने y इज इक्वल टू 2 की पावर -2 आ जाएगी, तो उसको अगर मैं सॉल्व करूं तो y इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2 एंड y इज इक्वल टू 1/4, देखो पॉजिटिव आएगी। और ध्यान रहे कि आप कुछ भी x की वैल्यू कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखो, कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखो, तो y की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, भले ही वो बहुत छोटी हो, जीरो के बहुत पास चली जाए, ठीक है ना, जीरो के बहुत पास चली जाए, लेकिन हमेशा नेगेटिव वैल्यू के लिए y पॉजिटिव मिलेगा। तो इसलिए मैंने ये कहा है आपको कि इसका जो रेंज मिलेगा वो हमेशा धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ही मिलेगा। ऑलवेज इसको ध्यान रखना है। और इसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाता कि अगर मैं इसका ग्राफ बना के आपको डिस्कस करता तो, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं ग्राफ को थोड़ा सा अवॉइड करके चलाऊं 12वीं के लिहाज से, क्योंकि आपको बोर्ड की परीक्षा में ऐसा कुछ सवाल पूछा नहीं जा रहा है, और जब आप कंपटीशन में जाओगे थोड़ा बहुत तो वहां पर आपको, वहां तक आपकी समझ बन भी जाएगी, इसका ग्राफ आपको बहुत दिक्कत नहीं करेगा, समझ भी जाओगे। तो अभी मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मोटे तौर पर आपको चरघातांकी फलन और लघुगणक फलन को समझा दूं, नहीं तो मैं इसको बहुत गहराई से भी समझा सकता हूं। चलिए, तो दो चीजें हमने पढ़ ली। क्या पढ़ लिया कि हमारे पास में चरघातांकी फलन होता क्या है, फिर उसकी हमने डोमेन देख ली क्या होती है, उसकी रेंज हमने देख ली, बिल्कुल ठीक बात है। अब इसको थोड़ा क्लासीफाई करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग क्लासीफाई करते हैं। हम लोग दो तरीके के ठीक है ना, दो तरीके के चरघातांकी फलनों पे ज्यादा विचार करते हैं, ठीक है ना। आपके पास में कौन कौन से दो होते हैं वो उसको ध्यान से देखेंगे। नंबर एक हम लोग देखते हैं कि साधारण चरघातांकीय फलन, चरघातांकी फलन, ठीक है ना। साधारण चरघातांकी फलन, ये कैसा फलन होता है भाई, इसको समझ लें, बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं, बड़ा इजी है। यदि हम लोग y इज इक्वल टू a की पावर x क्या है, एक चरघातांकी फलन जहां a का मान 1 से बड़ा होता है, डेफिनेशन मैंने लिखी है यहां पर। यदि a की वैल्यू हम लोग 10 कंसीडर कर लें, तब क्या होगा, तो y इज इक्वल टू जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा 10 की पावर x। तो ये तो क्लियर सी बात है, कंडीशन तो लगानी है ही नहीं। तो ये y इज इक्वल टू 10 की पावर x जो है, ये ही हमारा साधारण, क्या कौन सा बेटे, साधारण, ठीक है ना, साधारण चरघातांकी फलन है, साधारण चरघातांकी फलन है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको कहते हैं, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अगर हम लोग a को 10 लेकर के चलते हैं, a को अगर 10 लेकर के चलते हैं तो साधारण चरघातांकी फलन, इसको हम लोग कॉमन कहते हैं। तो इस चीज को आप नोट करें, कहीं ना कहीं आपको काम में आएगा, इसको हम लोग समझा के आपको चल रहे हैं। तो ये साधारण चरघातांकी फलन जहां a का मान 10 हो जाएगा। एक होता है हमारे पास में दूसरा जो कि बहुत जरूरी है, वो होता है आपका प्राकृतिक चरघातांकी फलन, जिसका यूज बहुत ज्यादा होगा। चरघातांकी फलन अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन होता है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझाते हैं। अगर हम लोग जो फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू a की पावर x, इसके अंदर हम लोग a की जगह e यूज कर लें, क्या कर लें, हम लोग क्या करें, y इज इक्वल टू a की पावर x में आप a इज इक्वल टू e यूज कर लो। अब e क्या है, ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन e को समझ लो, e को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम y इज इक्वल टू a की पावर x में a की जगह e रख लें, तब जो फलन बनेगा, मैं क्लियर करूंगा ये क्या है, टेंशन लेने वाली बात नहीं, तब फंक्शन बनेगा y इज इक्वल टू e की पावर x। तो ये जो y इज इक्वल टू e की पावर x है, इसको हम कहते हैं प्राकृतिक चरघातांकी फलन, यानी कि नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बहुत मोटे तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ज्यादा गहराई में नहीं लेके जा रहा हूं, ये बातें तो बिल्कुल पता होनी चाहिए अगर आपको थोड़ी बहुत चीजें क्लियर करनी है इस फलन के संबंध में, तो आपको ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना।
तो अब मेन कॉन्सेप्ट आता है कि सर व्हाट इज ई। या तो समझ में आता है कि आपने 10 लिख दिया, 10 से तो हम परिचित हैं, 10 तो हमारी गिनती का एक संख्या है, 10 तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। लेकिन सर ये जो हमारे पास हमने ई यूज करा है, ई, इसका क्या मतलब हो गया? हम तो यहाँ डी भी यूज कर लेते, बी छोड़ के बी सी डी, सीधा ई पे गए, ऐसा क्या? नहीं, ये ई स्पेशल चीज है। ई स्पेशल चीज क्या है? एक अनंत श्रेणी होती है जिसको आपने क्लास 11th में नहीं पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया है लेकिन आपने नहीं पढ़ा होगा। लेकिन चलो, जरूरी नहीं है वहां पे आपको देखना दोबारा जाना, अब यहां पे समझ लो, यहां से आगे उसको याद रखना। एक अनंत श्रेणी होती है कि 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट। इस श्रेणी का अगर हम योग करें, इस श्रेणी को अगर हम जोड़ें, किसी भी ट्रिक से इसको हम जोड़ें, तो ये माना जाता है कि इसका जो योग है वो ई होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ई कहते हैं। ध्यान रखना है कि ये एक अनंत श्रेणी है। 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, 1 अपॉन फैक्टोरियल का मतलब समझते हो ना? फैक्टोरियल का मतलब समझते हो ना? क्रमचय संचय जब हमने पढ़ाया तो फैक्टोरियल समझाया था कि फैक्टोरियल, जैसे फैक्टोरियल 3 है, इसका मतलब क्या होता है? 3 2 1। फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या है? आप लोग शुरू करोगे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7, ऐसे चलते चलते कहाँ तक? 1 तक। तो ये इस तरीके से फैक्टोरियल हमने पढ़ाया था वहां पे आप लोगों को। तो ये माना जाता है, ये माना गया है, तथ्यों से प्रूफ करा गया है कि इसका जो हमने, अब ये कहोगे सर ई तो कोई संख्या होती ही नहीं है। आप संख्याओं को जोड़ोगे और एक नंबर अंग्रेजी वर्णमाला का लिख दोगे तो वो कोई बात नहीं बनी है, नहीं। एक्चुअल में इसका जो मान है ना, इसका जो योग है, इसका जो योग है, इसका जो योग है उसको हमने ई कहा। और ई को लगभग ये माना जाता है कि ई जो है, माना क्या जाता है? होता है यार, माना क्या, कहीं मैं आपको इतिहास थोड़ा ही पढ़ा रहा हूं, गणित पढ़ा रहा हूं। तो ये है, ई का मान जो है वो 2 के और 3 के बीच का होता है। ई का जो मान होता है 2 और 3 के बीच का होता है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताने का प्रयास करूं तो ई का मान लगभग में, ई का मान लगभग में 2.17 है ना, कुछ लिखा था ना, सॉरी 7182, 7182 ऐसी लगभग में ये होता है, लगभग। ठीक है, तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखें, इस ये ई को पहचान ले। ई क्या है? ई इस अनंत श्रेणी का योगफल होता है ई, और इसका वैल्यू लगभग में 2.71828 के आसपास होता है। तो अगर हम लोग एक ही जगह इस ई को रिप्लेस कर देते हैं, एक ही जगह इस ई को रिप्लेस कर देते हैं, तो जो फलन निकल करके आता है, ये फलन हमारा प्राकृतिक चरघातांकीय फलन होता है। और बस भाई इस चरघातांकीय फलन को ही आपको याद रखना है। एक तो आपको ए की पावर एक्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है और एक इसका ध्यान रखना है। अब बेटा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इतनी बात जो मैंने आपको बताई है, बताने को तो आप एनसीईआरटी उठा के देखो, उसमें ग्राफ खूब ड्रामे किए गए हैं। लेकिन भैया मैं नहीं बता रहा हूँ, इतनी फालतू की चीज़ें बतानी चाहिए थी लेकिन नहीं बता रहा हूँ। तो आप लोग इतनी बातें अगर तैयार कर लोगे तो पर्याप्त है जानकारी कि आप लोग चरघातांकीय फलन को समझते हो। ठीक है ना? चलिए अब जरा वीडियो को जरा पॉज कर ले मेरे बेटा, और फिर मैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा, और वो है लघुगणक फलन। वो है हमारा लघुगणक फलन। और लघुगणक फलन को समझाने के बाद फिर हम इन चरघातांकीय फलन और लघुगणक फलन के आपको अवकलज कैसे ज्ञात करते हैं, उनके फॉर्मूले क्या हैं, उन फॉर्मूलों पे हम लोग बात करेंगे। जरा वीडियो को पॉज करके ये सारा का सारा मटेरियल बहुत अच्छे से बेटे आप नोट करें, बहुत तेजी से। चलिए जी, अभी हमने आपको बहुत डिटेल से नहीं लेकिन ठीक ठाक तरीके से हमने चरघातांकी फलन को एक्सप्लेन किया है। चरघातांकी फलन में मैंने जो बात बताई थी आपको कि y = a की पावर x टाइप का जो फंक्शन होगा वो चरघातांकी फलन है, और उसको आपने देखा। वहां पर एक बात छूटी है, उस बात को थोड़ा सा ध्यान दें कि इस a को हम लोग क्या कहते हैं? इस a को हम लोग आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार, यानी कि बेस। तो अब इस टॉपिक को हम थोड़ा सा और खोलते हैं और चलते हैं किसके पास? लघुगणक फलन, यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन को समझने के लिए आपको क्लास 7th के एक चैप्टर पे जाना पड़ेगा, और वहां जाने की जरूरत नहीं है। छोटी सी बात आपको वहां से उठा करके लानी पड़ेगी कि हम लोग किसी संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखा, उदाहरण से बात करते हैं, उदाहरण से बात करते तब आपको क्लियर होगा, है ना? तब क्या क्लियर होगा? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं हम लोग बेटा? अब पढ़ेंगे हम लोग लघुगणक
ठीक है ना, लघुगणक फलन, और अंग्रेजी में इसको लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं, लॉगरिथमिक रिथमिक फंक्शन हम लोग इसको कह देते हैं, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए एक बात समझें, एक एग्जांपल समझें और थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए मिलेगा 2 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 8 होता है। 2 की घात 3 इज इक्वल टू 8 होता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, गणित के सब बच्चे हैं, ये सबको पता है। और इस रूप को ना आप कक्षा 7 में ना कहते थे, इसको घातांक रूप ही कहते थे। क्या कहते हैं, घातांकीय रूप, घातांकीय रूप, ठीक है। क्या कहते थे, घातांकीय रूप, घातांकीय रूप। इस घातांकीय रूप में हमने ये बात आपको बताई थी कि ये जो 2 है ना, इस 2 को हम बेटा कहेंगे आधार। क्या कहेंगे, आधार। जैसे वहां भी कहा है, इस 2 को हम लोग कहेंगे आधार, ठीक है। और ये जो 3 है ये हमारा घातांक होता है, इंडेक्स जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, घातांक। और ये परिणामी राशि है तो निकल करके आती है। अब इस रूप को थोड़ा सा मैं अलग तरीके से लिख रहा हूं, शायद आपको 1-2 लाइन तक चीजें समझ में ना आए, लेकिन आगे आएंगी, तो थोड़ा जुड़े रहे। मैं लिख रहा हूं कि आधार 2, यानी कि आधार 2 पर, आधार 2 पर, या फिर में शब्द इस्तेमाल कर लो, आधार 2 में 8 का लघुगणक 3 होता है। यह कथन आपको अभी बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैं लॉगरिथम फंक्शन समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूं, जिससे मैं थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। आधार 2 में 8 का लघुगणक, इसको समझे, इसको तो आपने नोट कर लिया होगा ना, या तो पता ही होंगी सब चीजें। अब आ जाओ वापस 12वीं में, ठीक है ना, कि 2 की घात 3 का मान हमारा कितना है, 8 है। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम दूसरे शब्दों में ये लिख सकते हैं कि आधार 2 में 8 का लघुगणक 3 है, ठीक है ना। और अगर इसको सिंबॉलिकली लिखें, लघुगणक फलन को सिंबल के रूप में ऐसे लिखते हैं, LOG, लोग, ठीक है। कैसे लिखते हैं, लोग, LOG, लोग। इस पूरी बात को मैं अब एक छोटे से सेंटेंस में एक छोटी सी टर्म बना रहा हूं कि लोग, आधार कितना है, 2 है, तो वो लोग के नीचे की तरफ यहां 2 लिखा जाएगा। जब लोग लिखते हैं तो उस नीचे की तरफ यहां 2, आधार जो होता है नीचे आता है, यहां पे आ जाएगा 2। आधार 2 में 8 का लघुगणक 3 है। समझ में आई बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस सेंटेंस को मैंने ऐसा बनाया कि आधार 2 में लोग, ठीक है ना, आधार 2 में 8 का जो लोग है, अगर मैं लोग लूं तो वो 3 आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। इसे एक 2 और चीजों समझते हैं। जैसे मैंने कहा, अब सेंटेंस नहीं लिखेंगे, मैं लिखा कि 3 की पावर 3 या 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। तो इसको लोग की फॉर्म में लिखूंगा मैं, कैसे लिखूंगा कि लोग आधार क्या बनेगा, 3, लोग आधार 3, 9 की वैल्यू होगी 2, ठीक है जी। आपको घातांकीय रूप से लघुगणक रूप लिखना सीखना है पहले, तब आप इस फलन को समझ पाओगे। घातांकीय रूप से आपको लघुगणक रूप लिखना सीखना है, तब आप चीज सीख पाओगे। जब इसको अप्लाई करेंगे, जब हम लोग को अप्लाई करेंगे तो और बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे मैं लिखा कि 10 की पावर 10 क्या, मैं लिख रहा हूं 9 की पावर 3 कितना होता है, 9 या 27 या 81 या 243 है ना। 81 या कितने होते हैं, 243 ही तो होते हैं। 9 81 निम्न 9 एकम 9 9 72, हाँ, तो आ जाएगा 279। मैं गलत पढ़ रहा था। तो अगर इसको ये तो घातांक के रूप है, ये घातांक रूप है, घात के रूप में लिख रहे हैं। अब इसे लोग वाले फॉर्म में लिखते हैं। लोग वाले फॉर्म का मतलब क्या है कि लोग आधार 9 और 789 की जो 729 की जो वैल्यू है वो 3 है। तो आप लोगों को यह समझना है कि कैसे आप किसी घातांक को लोग की फॉर्म में लिख सकते हैं, या किसी लोग वाली फॉर्म को घातांक की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, आपको दिया गया है कि लोग
ठीक है ना। आधार टू 144 की जो वैल्यू है, ठीक है ना, लोग आधार टू, ठीक है ना, या लोग आधार 12, 144 की जो वैल्यू है वो 2 है। चेक कर लो, 12 की घात 2 करेंगे तो 144 आ जाएगा, 9 की घात 3 करेंगे तो 729 आ जाएगा, 3 की घात 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 की घात 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये आपको समझना है। अभी आपको फलन के बारे में नहीं, अभी तो सिर्फ लिखने के तरीके के बारे में बताया मैंने। तो हम लघुगणक को फिर क्या करते हैं, जो आपने सीखा है इस चीज को थोड़ा सा और प्रैक्टिस आप कर लें तो बेहतर रहेगा। आप लोगों ने जो अभी घातांकीय रूप से लघुगणक रूप में हम लोग गए हैं, तो हम लोग इतनी चीजें सीखने के बाद एक चीज ध्यान रखें कि लोग को, यानी कि जो लोगरिथमिक है, लोगरिथम है, लोग को हम एक फलन के रूप में पढ़ते हैं, एक फलन के रूप में भी पढ़ते हैं, फलन के रूप में भी पढ़ते हैं। अब आप सोचो सर, ऐसा देखो पढ़ते हैं, आप सोच रहे होंगे कि सर घातांक रूप से इसमें कन्वर्ट करने से फायदा क्या हुआ। इसका फायदा क्या है, क्योंकि हम लोगों की सोच वही होती है कि जब तक फायदा ना समझ में आ रहा हो ना, तो उससे वो चीज हमें कनेक्ट नहीं कर पाती। जो चीज हमें फायदा देती है वो हमें कनेक्ट करती है, वो हमें जल्दी समझ में आती है। तो लोग का क्या फायदा है, तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को हम लोग बहुत इजी करके लोग से सॉल्व कर सकते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूं इस मामले में। जब मैंने क्लास 9th करी थी तो कक्षा 9 में लघुगणक का एक पूरा पार्ट था, ठीक है ना, लॉगरिथम का एक पूरा पार्ट था। और अब देखो 12वीं तक आते आते इतना सा है, जबरदस्ती समझाना पड़ रहा है इस चैप्टर में, वो भी नहीं तो ये लॉगरिथम एक ऐसी टेक्निक है जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को, ठीक है ना, बहुत इजीली सॉल्व कर देती है, बहुत इजीली सॉल्व कर देती है। लेकिन साथ में हमें लघुगणक सारणी की जरूरत पड़ती है, जो कि किताबों के पीछे की तरफ दी होती है, आपके इसमें नहीं है। और 9th में थी, आप कुछ किताबों में देखना जहाँ पर लघुगणक का कोई चैप्टर हो तो वहाँ पर एक सारणी पीछे लगी होगी, जिसको कहते हैं लघुगणक सारणी, प्रति लघुगणक सारणी, लघुगणक सारणी, तो उस तरीके से होता है। मतलब मेन बात यह है कि इस लोग से, LOG लोग से हम लोग बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को बहुत इजी कर लेते हैं। तो अभी तो सिर्फ हमें बहुत कम जानकारी इसकी लेनी है, क्योंकि हमें किसी कैलकुलेशन को नहीं करना है, हमें तो इनके इस लोग के डेरिवेटिव को पढ़ना है, अवकलज को पढ़ना है। इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, इतनी ज्यादा चक्कर में इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो लोग को हम फलन के रूप में भी पढ़ते हैं। और फलन के रूप में कैसे पढ़ते हैं बेटा, फलन के रूप में कैसे पढ़ते हैं कि सपोज कर लो कि y इज इक्वल टू एक फलन है जिसमें लोग, इसमें बेस हम b बना लेते हैं, है ना, क्योंकि जब कोई फंक्शन पढ़ते हैं तो हम जनरल पढ़ते हैं, कोई संख्या नहीं लिखेंगे यहाँ पर कि 2 3 4 5, जैसे यहाँ पे 9 आया, यहाँ पर 3 आया, इसका बेस 2 आया, तो हम बेस को b लिख लेते हैं। b कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, x, ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मैं सेंटेंस में लिखूं अगर कि आधार b में, आधार b में x का लघुगणक, x का लघुगणक, x का लघुगणक y होता है, y है। इस सेंटेंस का मतलब हमारा यही है कि आधार हमारा b है और x का लघुगणक अगर ले तो y निकल करके आ जाता है। तो हम लोग इस y इज इक्वल टू लोग b बेस x को बेटा मेरे एक लोगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लघुगणक फलन, लघुगणक फलन कहते हैं, ठीक है ना, लोगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। अब जब हमने लोगरिथमिक फंक्शन इसको कह ही दिया है तो फिर इसकी दो चीजें और पढ़नी रहेंगी हमें। इसकी डोमेन पढ़नी होगी, यानी कि इसका जो प्रांत होता है, जैसे अभी हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ा है, और इसका एक रेंज पढ़ेंगे हम लोग, जो रेंज होता है, परिसर होता है। रेंज क्या होता है, परिसर क्या होता है, इस बारे में हम जानकारी लेंगे। तो देखो डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ x जहां से आती है, x का मान कहां से आता है, x का मान कहां से आता है, x क्या है,
x कोई संख्या है, ठीक है ना, x कोई संख्या है, और ध्यान रहे x हमेशा एक धनात्मक संख्या होगी, धनात्मक वास्तविक संख्या होगी, धनात्मक वास्तविक संख्या। और धनात्मक वास्तविक संख्या को हम लोग लिखते हैं का समुच्चय हम कह सकते हैं, और उसको हम कैसे लिखते हैं, r पॉजिटिव से। कैसे लिखते हैं, r पॉजिटिव से। और जबकि इसकी जो रेंज होगी मेरे बेटे, रेंज जो होगी जब हम कैलकुलेट करेंगे लोग से, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, y जो निकलेगा, रेंज मतलब क्या, y की वैल्यू। y आपके पास में कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय होगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी कि r। तो बेसिकली कि लोग को हम एक फंक्शन मान सकते हैं जो r पॉजिटिव से r के अंदर है, ऐसे लिख सकते हैं। लोग को हम एक फंक्शन मान सकते हैं जो कि r पॉजिटिव से r के अंदर एक फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। और इस हम लोग को डिफाइन कर रहे हैं बेस b में, तो यहां पर आप लोग बेस b लिख लेंगे, बेस b, ठीक है। तो जो अभी तक जानकारी हमने लिखी है, उस जानकारी के आधार पर आप थोड़ी बहुत लोग के बारे में जो बातें समझे हैं, नहीं समझे हैं, इसको जरा अपनी कॉपी में जरा नोट कर लें, ठीक है ना। तब आपको मैं जब आगे लेके चलूंगा तो शायद आपको वो चीज़ें, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखनी है, कुछ बातें इस संबंध में लिखनी है हमें, ठीक है बेटा, और सब चीज़ें पढ़नी है। अब देखो, हम लोग जो फंक्शन पढ़ रहे हैं, बेसिकली लोग के बारे में हमने जानकारी यहां से ली है। थोड़ी जगह मुझे चाहिए, मैं इसी चक्कर में हूं कि किस चीज को हटा दूं। आप लोग जरा पहले अच्छे से इसको पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं हटाता हूं। मैं इधर वाले पोर्शन को हटा दे रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये सब चीजें हो चुकी हैं। देखो, जैसे हमने चरघातांकी फलन में दो कैटेगरी के चरघातांकी फलन पढ़े थे, जिनमें नंबर 1 पर हमने पढ़ा था साधारण, ठीक है ना, कॉमन चरघातांकी फलन पढ़ा था। ऐसे ही इसके अंदर भी जो फंक्शन हम लोग लेके चले हैं लोग वाला, इसमें भी दो कैटेगरी पढ़ेंगे, देखो ध्यान से सुनना है मेरी बात को। क्या सुनना है, अभी हमने जो पढ़ा है, जो लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा है, उसको कहा है कि y एक फंक्शन है, log एक फंक्शन है x बेस b में, ठीक है। देखो, यदि ध्यान देंगे, यदि b हम लोग 10 ले लें, क्या ले लें, 10, मतलब आधार हमने क्या ले लिया, 10 ले लिया, तो बेटा आधार अगर 10 आ जाता है तो y इज इक्वल टू हमारे पास में log 10 बेस x, इसको हम लोग कहेंगे साधारण लघुगणक फलन। इस बात को ध्यान रखें, साधारण मतलब अंग्रेजी में कह सकते हैं कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है आपके पास में। मतलब अगर बेस 10 ले लिया हमने, आधार अगर 10 ले लिया है, तो ये सिंपल लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा। और यदि ध्यान रहे, यदि हम लोग इस b को e कह दें, क्या कहते हैं, e क्या है, e हमने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ाया था कि अनंत श्रेणी का एक योगफल है जिसकी वैल्यू 2.2 और 3 के बीच की होती है। तो फिर y इज इक्वल टू एक फंक्शन बन जाएगा log x बेस e, इसको हम लोग कहेंगे प्राकृतिक लघुगणक फलन, इसको हम लोग कहेंगे प्राकृतिक लघुगणक फलन, यानी कि नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन इसको कह देंगे। तो आपको दो लॉगरिथमिक फंक्शन की दो कैटेगरी समझ में आ गई कि हमारे पास में लॉग जो फंक्शन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, मतलब दो तरीके के हमें अभी बेसिकली देखने हैं। एक तो हमारे पास में कौन सा है, सिंपल साधारण लघुगणक फलन है, दूसरा कौन सा है, प्राकृतिक लघुगणक फलन है। इतने से काम नहीं चलने वाला है हमें, जब तक इसकी प्रॉपर्टीज ना समझ में आ जाए। तो हमें क्या पढ़ना है, लघुगणक की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है, हमें पढ़नी है, और उन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हमें बहुत करना रहेगा। तो वीडियो को पॉज कर लें,
ये नोट कर लिया होगा, तो मैं प्रॉपर्टीज लिखनी इसकी शुरू करता हूं कि क्या यहां से आप क्या समझेंगे, लोग के कुछ गुणधर्म, ऐसे कह लो ना, कुछ प्रॉपर्टीज कह लो, क्या कह लो, प्रॉपर्टीज या फिर कुछ गुण कह लो, जिससे हम लोग यूज करना जिनको हमें, ठीक है ना। उनमें सबसे पहला और जरूरी जो है, जो नियम है, उसको नंबर 1 मैं कह रहा हूं कि अगर कभी लोग बी बेस बी हो, मतलब बेस भी वही हो और ये राशि जिसका लघुगणक निकालना है वो भी वही हो, तो याद रखना है उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। आप कहोगे सर हाउ 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 हाउ, अरे मेरे भाई, बी की घात जब 1 होगी तभी तो बी होगा, है ना। जैसे यहां किया था, 9 की घात 3 ये आता है, 9 की घात 3 करेंगे तो ये आता है, तो b की घात 1 करेंगे जब भी तो b आएगा। अगर इसकी वैल्यू कुछ और आ जाएगी, b की वैल्यू सपोज कर लो यहां पे हम कहो जी सर जी 3 आ जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि b की घात 3 का मान b आ जाएगा। अरे नहीं यार, कैसी बात कर दी, नहीं होगा। तो ध्यान रखना, ये पहली प्रॉपर्टी है और बहुत जरूरी प्रॉपर्टी है कि अगर लोग b, आधार b और b निकालें हम लोग b आधार b निकाले तो 1 आ जाएगी वैल्यू। अच्छा, ये बहुत छोटा लिखना है, और कैसे लिखना है, तो अगर आप ध्यान देंगे अपनी किताबों में देख लेना उन्होंने किस साइज में ये लिखे हैं। ऐसा नहीं करना आपने लोग तो छोटा सा बनाया, आधार बड़ा बनाया और फिर b बहुत छोटा सा बनाया, ऐसे नहीं करना। जो किताबों में लिखने का पैटर्न है उसको थोड़ा फॉलो करें, देख करके कैसे लिखा है। पहली प्रॉपर्टी ये आपको याद रखनी है आपको, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि लोग, अगर बाई चांस हमारे पास में b आधार पर है और p क्यू, दो राशियां हैं p क्यू गुणा में है, तो लोग क्या करता है, गुणा को प्लस में कन्वर्ट कर देता है कि लोग आधार b p प्लस लोग क्यू आधार b। मैंने कहा था कि लोग का जो यूज करते हैं हम लोग, वो कैलकुलेशन वर्क को कम करने के लिए करते हैं। देखो यहां पर p और q की गुणा करना कठिन होता है जोड़ने के मुकाबले। ये क्या करता है, अगर दो संख्याओं की गुणा है तो लोग उनको प्लस में कर देगा। ऐसे याद रखने का थोड़ा तरीका होता है, कैसे कर देगा वो अभी आप लोग जब तक अप्लाई करना सीखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। तीसरा फॉर्मूला कि अगर हम लोग आधार b, यहां पर सपोज कर लो p की घात n हो, तो ये जो n घात है शुरू में आ जाएगी, n log p बेस b आ जाएगा। अभी मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग पूरा कंफ्यूज हो चुके होंगे, लेकिन इतना काम नहीं है, अभी आप लिख करके छोड़ें, एक्सरसाइज में आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। अभी लिख के छोड़ें। देखो ये घात p की घात n थी, तो लोग क्या करता है, घात को सॉल्व करना मुश्किल है तो ये कहेगा एक काम करो घात को शुरू में रख दो, ठीक है ना, और लोग p आधार b। नंबर 4 इसकी जो प्रॉपर्टी हम कहेंगे या गुण कहेंगे, फॉर्मूला कहो कुछ भी कहो, कि अगर लोग आधार b है और दो संख्याएं भाग में है p बटे क्यू है, तो लोग क्या करता है, इनको माइनस में कन्वर्ट कर देगा, लोग p आधार b माइनस लोग क्यू आधार b। बिल्कुल ठीक बात है। और भी कुछ प्रॉपर्टीज इन्होंने दी है, ठीक है। ये 4 गुणों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इन 4 गुणों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये मैंने जनरली बता दिया, लेकिन अब आपके काम के रिजल्ट बताता हूं, ठीक है ना। अब आपको आपके काम के रिजल्ट मैं आपको बताता हूं, ठीक। देखो ये तो हमने लघुगणक फलन की प्रॉपर्टी बताई, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, बेसिकली हम लोगों को प्राकृतिक, जो हमें पढ़ना है, प्राकृतिक लघुगणक फलन पढ़ना है, यानी कि जिसमें कौन सा होता है ये y इज इक्वल टू, जब आपका बेस जो है, आधार जो है वो e बन जाए, वो क्या बन जाए, e, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, y log x बेस e,
या इसको सिंपली ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना, या हम लोग इसको y इज इक्वल टू log x भी कह सकते हैं। मतलब आधार लिखने की आवश्यकता नहीं है कि अगर कहीं आपको लिखा है कि log 13, इसका मतलब यहां पर आधार क्या है, e है आधार, क्या है, e है आधार। तो e को लिखना आवश्यक नहीं है, अगर log खाली लिखा है, ऐसे लिखा है, तो आधार उसका e ही है। ये सर्वव्यापी है। मतलब कहने की बात यह है कि अगर log के साथ आधार दिखाया नहीं गया है तो आप आधार को क्या मान के चलेंगे, x मान के चलेंगे। तो अब इन फॉर्मूलों को, जो इन्होंने खिचड़ी बनाई थी मैंने ये वाले फॉर्मूले, इन फॉर्मूलों को हम दोबारा लिखते हैं। देखो, अगर लोग पहले वाले फॉर्मूले को देखो, पहले वाले फॉर्मूले को देखो, e बेस e हो जाए तो 1 लिख लेंगे। दूसरा, अगर लोग p क्यू हो तो लिख देंगे log p प्लस log q। आधार नहीं लिख रहे ना, क्योंकि आधार क्या है, e है, अंडरस्टूड है। तीसरा फॉर्मूला, अगर log p की घात n है तो उसे लिखेंगे n log p। चौथा फॉर्मूला, अगर log p अपॉन q है तो लिख देंगे कि log p माइनस log q। तो इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ लें, ध्यान रख लें, बस इतना ही काम log में करना है। अब हम चलते हैं अपने 12वीं वाले काम के ऊपर। जरा वीडियो को पॉज करके सब प्रॉपर्टीज नोट कर लो ताकि आपको दिक्कतें ना आए, ठीक है ना। तो मैं फिर आपको इन सबके अवकलज याद करना सिखाता हूं, दोनों फंक्शंस के। तो बेटा अब हम लोग बात करते हैं, हमने सीख लिया है, थोड़ा बहुत सीख लिया है, ज्यादा नहीं सीखा है, कि चरघातांकी फलन क्या होते हैं, लघुगणक फलन क्या होते हैं। अब हम लोग इनके डेरिवेटिव्स पे बात करेंगे, इनके अवकलज यानी कि इनके अवकलन पे बात करेंगे। और अभी तक हमने क्या सीखा है, वैसे अवकलन की अगर हम बात करें, जो कहानी हम लोगों की शुरू हुई थी, अवकलन में हमने अब तक आपको बीजगणितीय फलन का अवकलन हमने निकालना आपको सिखा दिया है, जिसमें 2 फॉर्मूले काम में आते थे। नंबर 1 कि d/dx ऑफ x की पावर n, जो कि n x की पावर n-1 वाला फॉर्मूला होता था, ठीक है ना, ठीक है। और इसका दूसरा एक फॉर्मूला होता था कि d/dx अगर हमें करना पड़ेगा कभी भी किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का तो 0 हो जाएगा। ये बीजगणितीय फलन के लिए थे। दूसरे नंबर पे मैंने आपको सिखाया था त्रिकोणमितीय फलन के, यानी कि तीसरा फॉर्मूला जो निकल के आया था कि d/dx ऑफ अगर हम sin x करेंगे तो बेटे cos x आ जाएगा। और चौथा फॉर्मूला हमारा हो जाएगा कि अगर d/dx हम लोग निकालना चाहेंगे cos x तो वो माइनस का sin x रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मूले आपने लिख लिया होंगे कहीं ना कहीं। फिर हम लोग बात करें 5वें नंबर पर, d/dx अगर हमें करना पड़ जाए कभी भी tan x का, तो आप लोगों को पता है, आपने लिखा भी होगा, याद भी कर लिया होगा कुछ बच्चों ने, sec² x होगा। और छठे फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं, d/dx अगर हम लोग कभी cot x की बात कर लें, ठीक है ना, cot x की बात कर लें, sec x की करो पहले, जो भी है, तो इट विल कम sec x और tan x, बिल्कुल ठीक बात है। 7वां फॉर्मूला हम देखें तो d/dx अगर हमें करना पड़ जाए कभी भी cot x का, तो हमने बताया था ये होगा माइनस के cosec² ऑफ x। और 8वां फॉर्मूला हम लोग अगर देखें कि डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करेंगे cosec x का, तो मेरे बेटे ये आ जाएगा माइनस का cosec x और फिर cot x, बिल्कुल ठीक है, cosec x और cot x, ठीक है आपके पास में। तो अगर, ठीक है ना, तो और कौन से बचे भैया, हाँ, तो 2 तो हमारे एल्जेब्रिक वाले हो गए, 6 हमारे बीजगणित वाले, 2 हमारे बीजगणित वाले हो गए, 6 हमारे त्रिकोणमितीय वाले हो गए। फिर हमने इससे पहले एक्सरसाइज में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के पढ़ाए थे। 9वें नंबर पे आया था कि डिफरेंशिएशन अगर करना पड़ जाएगा साइन इनवर्स x का, तो मेरे बेटे इसको लिखेंगे 1/√1 माइनस ऑफ x²। फिर 10वें नंबर पर हमने कहा था कि d/dx अगर करना पड़ जाएगा cos इनवर्स x का, तो वो फॉर्मूला था 1/√1 माइनस x² ही होगा, लेकिन माइनस आ जाएगा। 11वें नंबर पर d/dx ऑफ निकालते थे हम लोग tan x का इनवर्स x का,
तो 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर लिखेंगे और 11वां और 12वें नंबर पे आ जाएगा। अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे कॉट एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का, तो हम लोग इसे माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिटेल्ड हमने कराया था पिछले लेक्चर के अंदर। 13वें नंबर पे हम लोग बात करें डिफ्रेंशिएशन अगर करना पड़ जाए कभी भी सेक इनवर्स एक्स का, तो हमने लिखा था फॉर्मूला 1/√ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ऑफ -1 और 14 पे आ जाएगा आपका d/dx ऑफ, अगर हमें कॉसेक इनवर्स एक्स का निकालना पड़ेगा तो हम लोग लिखेंगे 1/x√ऑफ एक्स स्क्वायर -1, लेकिन सिर्फ माइनस में आ जाएगा। तो अब तक हमने जो अवकलन पढ़ा है ना वो यहां तक हम लोग पहुंचे हैं, लेकिन अब हम लोग दो चीजें और ऐड करेंगे इसके अंदर, यानी कि इस फैमिली में और मेंबर्स आने वाले हैं फॉर्मूले, और उनमें सबसे एक फॉर्मूला चरघातांकी के लिए याद रखेंगे कि अगर डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए a की पावर x, क्योंकि y = a की पावर x ही तो चरघातांकीय फलन होता है, तो उसका फॉर्मूला याद रखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है a की पावर x log a बेस e, log e बेस e या a बेस e, ठीक है ना, log a बेस e, ठीक है ना। इसको पढ़ते हैं log a बेस e या log a आधार e, log a आधार e। तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला आ जाएगा, चाहो तो उसको नंबर 15 करके आप लिख सकते हैं, नंबर 15 करके इस फैमिली में ऐड कर लें। अवकलन जब हम लोग करेंगे कभी भी a की पावर x का, तो बेटा ध्यान रखें ये आएगा a की पावर x log a बेस e, log a बेस e, इसको याद रखें। इसमें हम क्या करते हैं, यदि हम a की जगह e रिप्लेस कर दें, e आपको बता ही चुका हूं क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करेंगे कभी e की पावर x का, तो देखो ध्यान से, तो ये आ जाएगा e की पावर x एंड log e बेस e, और हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी log की कि log e बेस e का मान 1 हो जाएगा। एक खास बात बताई थी log के अंदर, log की जो देखो यहाँ पे काम आई है वो, इसका मान 1 हो जाएगा। तो इसको हम जब 1 कहेंगे, इसका मतलब डिफरेंशिएशन अगर हम लोग e की पावर x का करेंगे तो मेरे बेटे वो सीधी बात है e की पावर x ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेंगे 16 नंबर पर एक फॉर्मूला और, कि डिफरेंशिएशन अगर कभी e की पावर x का करेंगे तो वो e की पावर x ही रहेगा, नो चेंज रहेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतनी बात को ध्यान रखें, हमने फॉर्मूले पढ़ लिए हैं चरघातांकीय फलन के। देखो अप्लाई करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, आप देखते हैं आपकी एक्सरसाइज में है या नहीं है। हाँ, जैसे सपोज कर लो आपके यहाँ पर उदाहरण नंबर 29 है, उदाहरण नंबर, साथ साथ उदाहरण निपटाते हैं, उदाहरण नंबर 29 है। उसमें कहा गया है कि हम लोगों को अवकलन करना है। जैसे पहला सवाल है, इसमें ए पार्ट है, आप लोग किताबों में अगर देखो तो 29 का फर्स्ट पार्ट है e की घात -x का, e की घात -x का अवकलन करो। क्या करो? अवकलन करो, डिफरेंशिएशन करो, अवकलन करो। तो बेटा ध्यान से देखो, हम पहले क्या करेंगे, इसको y = e की पावर -x मान लेंगे, फिर यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, अवकलन करने पर तो क्या करेंगे हम, dy/dx निकल करके आ जाएगा हमारा, और d/dx से करेंगे e की घात -x का। तो आप कहोगे सर जी e की घात -x का, e की घात x का तो e की घात x ही आता है, तो सेम आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, तो e की घात -x का e की घात -x ही आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई इसमें चेन रूल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर x ना होकर के कुछ खराब सी चीजें, e के सर में दर्द है। देखो ना, अगर e की घात x होता तो फिट एंड फोर था, बिल्कुल फिट था। ये e की घात x तो अच्छा फंक्शन है, साधारण चरघातांकीय फलन है, नहीं प्राकृतिक चरघातांकीय फलन है, लेकिन इसकी घात को हमने माइनस में कर दिया, तो इसका मतलब ये एक साधारण फलन नहीं रहा है, इसका मतलब इसके सर में प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। तो हम लोग चेन रूल क्या कहता है कि इसका हमें दोबारा करना पड़ेगा। तो d/dx हमें किसका करना पड़ेगा, -x का दोबारा से करना पड़ेगा। तो जब आप -x का दोबारा से करोगे तो कैसे करोगे, देखो e की घात -x जो का तू रह जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, और x का अवकलन कितना होता है, अब तो समझ गए होंगे, x का अवकलन होता है 1, इसका मतलब -e की घात -x, तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। बिल्कुल ठीक बात है, समझ में आया आपको बहुत अच्छे से? ठीक है मेरे बेटा, ठीक है। एक इसमें e की घात x को लेकर के ही लास्ट वाला फोर्थ पार्ट है, लास्ट वाला फोर्थ पार्ट है कि y = उन्होंने कहा है e की घात, क्या कहा है इन्होंने, देखो फोर्थ पार्ट में cos x कहा है। क्या कहा है? cos x, कोई दिक्कत ना है। तो यहां पर x के सापेक्ष आप अवकलन करो, x के सापेक्ष
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो dy बटे dx हो जाएगा बराबर d बटे dx कितना हो जाएगा भैया, e की घात cos x। अब मेरे भाई सुनो, इसको आप x मान लो, e की घात x का कितना होता है, 16वें नंबर का फॉर्मूला काम में आ रहा है, e की घात x का e की घात x ही होता है, इनके e की घात cos x ही होगा। लेकिन चेन रूल के हिसाब से हमें इस cos x का दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। इसका मतलब e की घात cos x का होता है sin x और वो भी माइनस वाला, तो ये आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे एक्सरसाइज के अंदर भी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत इजीली आपको उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है आपके पास में, ठीक है। एक थर्ड पार्ट और है जो कि e की पावर x को लेकर के है, तो तीसरे को भी देखो जरा, मैं तीसरा करा देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके जरा नोट कर लें। फॉर्मूले में आप उनको रफ नहीं करूंगा, फॉर्मूलों का बहुत काम है हम लोगों को, ये पूरा परिवार देखो कितना बढ़ता जा रहा है, अभी भी कुछ फॉर्मूले नीचे आएंगे अभी, क्योंकि अभी हमारा लघुगणक भाई बचा है, ठीक है। चलिए तो अब हम करते हैं, अब बेटा हम करते हैं इसका 29वें का एक तीसरा पार्ट हो रहा है जो कि मुझे पहले ही कराना चाहिए था। ये है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहा है कि फंक्शन है cos इनवर्स ऑफ e की घात x, तो उसको पहले क्या मान लो, y मान लो, उसमें क्या आफत आ गई, और इसको x के सापेक्ष अवकलित करो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो मेरे बेटे जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटे dx बराबर हो जाएगा किसके, d ओवर dx ऑफ cos इनवर्स ऑफ e की घात x। अब देखो cos इनवर्स x का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है यहाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप यूज कर लो इसको कि आ जाएगा माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x की जगह e की घात x है तो हमने e की घात x, तो चेन रूल ये कहता है कि सर दोबारा करो e की घात x का। अब देखो e की घात x का तो e की घात x ही होता है, तो यह आ जाएगा माइनस का e की घात x बटे √1 माइनस e की घात 2x लिख देंगे इसको हम लोग, और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। e की घात x को हम क्या लिख देंगे बेटा, e की घात 2x लिख देंगे। भाई e की घात x गुणे e की घात x कितना होगा, कोई बच्चे ऐसे तो नहीं कहेंगे x स्क्वायर हो गया गुरुजी, अरे पागल, ठीक है, तुम लोगों के लिए चुल्लू भर पानी नहीं, बूंद भर पानी है मरने के लिए अगर ऐसे काम करते हो तो ठीक है ना। तो मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो x 2x हो जाता है, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। तो बेटा हमने अब ये चरघातांकी फलन को उधेड़ दिया बस। अब चरघातांकी फलन के हमने पढ़ भी लिया क्या होता है वो, और उसका अवकलन कैसे करते हैं, 2-3 एग्जाम्पल से वो भी समझ लिया है, और उनके फॉर्मूले 2 फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले मैंने आपके यहाँ ऐड कर दिए हैं। अब इसमें बचता है लघुगणक फलन का अवकलज, तो मैं अब सब रफ कर रहा हूँ और उधर वाला पोर्शन रफ नहीं करूंगा। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कि लघुगणक फलन का अवकलज कैसे, उसके फॉर्मूले क्या है, उसके करने का क्या तरीका है, तो उसके फॉर्मूले क्या है, ठीक है। देखो बेटा इसके 2 फॉर्मूले हैं, जिस तरीके से फॉर्मूले इसके थे इसके भी 2 फॉर्मूले हैं कि अगर डिफरेंशिएशन हो कभी भी log x बेस b, तो याद आपको ये रखना है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x log, ठीक है ना, log e बेस b, ठीक है ना, नहीं, log b बेस आधार e, ये याद रखना। log अगर हमारे पास में, इसको a कह लो यार, b मुझे अच्छा नहीं लग रहा इसमें, ठीक है ना, आपके पास में तो यहाँ पे a आ जाएगा, जैसे पहले वाले में a यूज करा ना, तो log अगर x आधार a में हो तो फिर अवकलन करने पर जो आएगा वो आएगा x log a आधार e, और यदि हम लोग a को e से रिप्लेस कर दें तब क्या होगा भाई, तो आ जाएगा डिफरेंशिएशन, अगर हमें करना पड़ जाए कि log x बेस e का, तो लिख देंगे सीधा 1/x। क्यों, क्योंकि देखो 1/x log
ई बेस ई, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो आप देखेंगे कि डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करेंगे कभी भी log x का, देखो log x लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर ई है ऑलरेडी, तो उसका 1/x होगा। तो दो ही फॉर्मूले हमें मिल गए, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है। तो आप लोग लिखें नंबर 17 पे लिखें कि अगर डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए कभी भी log x बेस a का, x बेस a का, तो बेटा लिखना याद 1/x log a बेस e हमारे पास होगा फॉर्मूला। 18 नंबर फॉर्मूले पे चलें तो अगर डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए सिंपल log x का, तो आप लिखेंगे 1/x, बस इतना। यहां मैंने केवल कोई बेस मेंशन नहीं करा, मैं फिर से कह रहा हूं, यहां बेस नहीं लिखा है, आधार नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है कि आधार ई है। आधार क्या है? ई है। इस संबंध में एक सवाल है, ठीक है ना, इस संबंध में क्वेश्चन दिया गया है 29 का सेकंड पार्ट, 29 का सेकंड पार्ट, और कहा गया है कि साइन log x, ऐसा ही है क्या, साइन log x की हमें डिफरेंशिएशन करनी है, तो उसको पहले y के बराबर मान लो और यहां पर x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर किसके आ जाएगा मेरे बेटे, d बटे डी एक्स हम लोग करेंगे किसका, साइन ऑफ log x। अब सुनो, इसको x मान लो, तो साइन x का क्या होता है, साइन x का cos x होता है, तो cos x की जगह log x, कोई दिक्कत ना है। चेन रूल कहता है इसका दोबारा कर दो, d बटे डी एक्स हम किसका कर देंगे, log x का कर देंगे। और क्या दिक्कत है, log x का 18वां फॉर्मूला लो, cos log x इसका होता है 1/x, तो बटे में आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो केवल लड्डू खाने हैं, शुरुआत में बहुत मेहनत करी है इन दो फलनों को समझने में, लेकिन बेटा है कुछ नहीं। तो जरा इस एक्सरसाइज के सवालों को आप देखें, बैठ के करें, और फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे 5.4 के सॉल्यूशन के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है बेटा, चलिए।